हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि वीडियो जो है वो सही टाइम पे नहीं आया, ये मैं समझता हूँ बच्चों। लेकिन आपसे कोशिश करूँगा कि वो बिल्कुल सही टाइम पे आप तक पहुँच पाए। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिकी कब पढ़ाएंगे, मतलब वो जो अर्धचालक वाला जो चैप्टर है वो कब पढ़ाएंगे। बच्चों एक बार के लिए वेव ऑप्टिक्स हो जाने दीजिए, उसके बाद में अपन अर्धचालक ही चालू करेंगे। देखिए वैसे भी आप देखा जाए तो मोटे मोटे 3 चैप्टर ही बचे हुए हैं। 3 भी कहाँ है, 2 ही मान लीजिए। बड़े चैप्टर तो 2 ही हैं, एक तो बहुत छोटा सा चैप्टर है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो 2 चैप्टर अपने पास में पढ़े हैं। मैंने आपको बोला था दिसंबर एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि जनवरी से रिवीजन पार्ट के ऊपर आ पाए। एक बात और कहना चाहूँगा, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो एक काम कीजिएगा बच्चों, वीडियो में अगर आप देखते हैं तो बीच में ऐड आता है ना, तो वो जो ऐड आता है ना, तो शुरुआत के 2 ऐड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। लिखा हुआ आता है विजिट एडवर्टाइजमेंट, है ना, ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है विजिट एडवर्टाइजमेंट, उनके ऊपर क्लिक कर दो, वो वेबसाइट खुल जाए, फिर वापस से बैक आकर के आप वीडियो देख लीजिए। अगर शुरुआत के 2 वेबसाइट के ऊपर भी अपने विजिट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, या नीचे अगर आप देखोगे वीडियो के नीचे भी कई बार भी एक छोटा सा ऐसा कॉलम आता है बुक नाउ या विजिट पेज, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, उसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट देखो, वापस से आ जाओ। इतना काम कर दोगे, इट विल बी वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, ये देखिए आपको पता है कि ये सारी क्लासेस फ्री हैं, मैं सारा सिलेबस जो है वो आपको करवाऊंगा, तो कम से कम इतना सपोर्ट तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर इतना सपोर्ट कर दिया वो बहुत होगा। ठीक है, फिर चाहे आप वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिए, ऑनलाइन देखें तो स्किप करके देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट को, वो तो आप स्किप करके देखते ही। बस इतना काम कर दीजिएगा कि शुरुआत के 2, या फिर आपको अगर लगता है ज़्यादा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो ज़्यादा के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज 2 के ऊपर भी अगर आपने क्लिक कर दिया ना विजिट एडवर्टाइजमेंट में, तो अपना काम ठीक हो जाएगा। कम से कम एक वीडियो से इतना तो मिल पाएगा कि थोड़ा बहुत निकल पाएगा मेरा भी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखना है तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उसी तरीके से याद रख लीजिए। बात समझ में आ गई क्या? चलिए तो पॉइंट चालू करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड, और सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो पहला सवाल तो ये मिलता है कि वाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों भाई? जब हमने सरल सूक्ष्मदर्शी देख लिया, उससे हम एक छोटी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता क्यों है? तो पहली चीज ये ध्यान में रख लीजिए कि जब वस्तु अत्यंत छोटी हो, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते बच्चों। ठीक है, अब ऐसे जीवों को देखने के लिए क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता है जिससे बनने वाला प्रतिबिंब सुस्पष्ट हो, पहला, और अत्यधिक आवर्धित हो। ठीक है, तो वो बड़ा सार का प्रतिबिंब देख करके हम उस सूक्ष्म जीव की संरचना को समझ पा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई जरूरी नहीं है सूक्ष्म जीव, हम बहुत सारे सर्किट्स को भी पढ़ सकते हैं या बहुत सारी चीजों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो कहाँ उपयोग में होती है? मैंने बताया था बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं होती है ना, उनके अध्ययन में, बहुत सारे जीवाणुओं के अध्ययन में, उनकी संरचना के अध्ययन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया कि क्यों उपयोग किया जाता है। तो अत्यंत सूक्ष्म जो चीज है उसका आवर्धित एवं सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। देखो सरल में सिर्फ एक उत्तल लेंस था जिसकी फोकस दूरी कम थी, यहां पर कितने का यूज किया जाएगा? 2 उत्तल लेंसों का, 2 कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले, तो डायग्राम ध्यान में रखिएगा। इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा नहीं, डेरिवेशन के छोटे छोटे पार्ट साइडों में कर दूंगा, तो जैसे जैसे करता जाऊं डेरिवेशन वैसे वैसे नोट डाउन करना है आपको।
ठीक है, काम करना चालू करते हैं। डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूं वैसा ही ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसा आपका व्हाइट पेज है वैसी ही लाइन खींच लीजिएगा, एक सीधी लाइन आपको क्या करनी है, खींच लेनी है। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो पहला लेंस होता है जो वस्तु के निकट होता है, ठीक है, ये पहला लेंस है जो वस्तु के निकट है। वस्तु के निकट वाले लेंस को बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका प्रकाशिक केंद्र हम लिखेंगे O। ठीक है, तो अभिदर्शक लेंस एक कम फोकस दूरी का, ध्यान में रखिएगा, एक कम फोकस दूरी का, और अगर आप देखेंगे तो इसका अपर्चर भी कम है, द्वारक भी कम है ना, छोटा सा लेंस है। तो ये एक कम फोकस दूरी एवं कम द्वारक वाला लेंस होता है। चूंकि यह वस्तु के निकट होता है अतः इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई है। चलिए, अब इसके बाद में अभिदर्शक लेंस से कुछ दूरी पर, अब वो कुछ दूरी समझिए, जैसे ये अभिदर्शक लेंस का फोकस बिंदु है F, और इसे मैं लिख रहा हूं F0, बहुत छोटा लिख दिया है मैंने, F0। ठीक है, तो ये इसकी फोकस दूरी हो गई क्या, F0 स्मॉल f0 ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये फोकस दूरी हो जाएगी। इस फोकस दूरी के निकट आपको एक वस्तु रखनी है, ये आपने वस्तु रख दी। ठीक है, वस्तु कौन सी, जिसका प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब हमें चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस लेंस से थोड़ा सा दूर जाएं आप, F0 शो करें, और F0 के पास में एक लाइन, आपकी कॉपी में लाइनें बनी हुई है ना, तो एक लाइन जितना क्या बना लीजिए, एक वस्तु बना लीजिए। ठीक है, ये एक लाइन जितनी वस्तु होगी, और इसे हमने नाम दे दिया AB। तीर का निशान दिख रहा है ऐसा है ऊपर की ओर। ठीक है, अब क्या करना है, इससे एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, निश्चित सी बात है, और इससे एक प्रकाश किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से गुजरनी चाहिए। ये प्रकाशिक केंद्र से अपन ने गुजार देनी है। अब देखो मेरी लाइन तो सीधी बनी नहीं है, दिख रहा होगा कहाँ सीधी बनी है, ठीक, लेकिन आप ऐसी बनाएं कि ये सीधी ही हो, क्योंकि स्केल से बना रहे हो आप तो। ठीक है, तो ये सीधी जानी चाहिए। हो गया काम, ऐसा। चलिए, अब चूंकि क्या होता है, जो समांतरात्वी प्रकाशिक किरण वो फोकस से गुजरती है और गुजरने के बाद में कहीं प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, तो वो आपको कहां करना है ये काम देखिएगा। एक लाइन से आपने बनाया ना, तो जब वस्तु, समझिए, जब वस्तु F और 2F के बीच में है तो ऐसे F0 के पास में है तो F और 2F के बीच में होगी। जब वस्तु F और 2F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब 2F से परे होता है, तो यहां पे कहीं 2F होगा और उससे परे बनेगी। ठीक है, और आवर्धित होगी और उल्टी बनेगी, ये तो क्लियर है। तो आवर्धित बड़ी बनानी है, तो अगर ये एक लाइन का है तो कहीं पर यहां पर, समझिए मैं डायग्राम कैसे सही बने, कैसे अच्छा बने, उसकी आपको तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो हमने बोला कि 3 लाइन जहां पर आपकी यहाँ क्रॉस करी हो ना, वहां पर 3 लाइन के ऊपर एक डॉट बना लेना। कि आपको करना यही है कि प्रतिबिंब तो भैया यही बनाना है हमें। ठीक है, इसके ऊपर डॉट बना लो, आवर्धित प्रतिबिंब शो कर दो। ये प्रतिबिंब बनेगा तो यहीं पर बनेगा, मेरे को तो डायग्राम अच्छा बनाना है इसलिए। अब क्या करना है, ये जो यहां पर जो प्रकाश किरण आई थी ना समांतर आती हुई, उसे ऐसा क्रॉस करो ताकि ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, काट जाएं। अरे मेरी थोड़ी पहले काट गई, आप तो स्केल से करोगे तो आपका तो काम बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हो गया क्या। और जो समांतरात्वी प्रकाशीय किरण है वो कहां से गुजरती है, आंसर है F से गुजरती है, तो ये F0 होगा। प्रकाशिक केंद्र O था इसलिए F0 प्रदर्शित किया। बात समझ में आ गई क्या, कैसे काम करना है। पहले प्रतिबिंब बना रहे हैं, उसके बाद में लिख रहे हैं F0। ठीक है, ताकि हमारा काम बेहतर हो सके। ठीक है, और वैसे भी 2F से परे बना है, आवर्धित है। चलिए, अब ये क्या हो गया, ये A' होगा और ये B' होगा। देखिए तीर का निशान B पर था तो यहाँ पर B' नीचे की ओर आया, पता चले आप A' B' ऐसे लिख दो। ऐसे ये गलती मत करना बच्चे, बहुत बार गलतियां करते हैं। हो गया काम। चलिए, अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, किसके द्वारा, अभिदर्शक लेंस के द्वारा, उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा ही दूर, ज्यादा दूर मत ना देना, पता चले इतना दूर बना दो, नहीं भाई इतना काम नहीं करना। इससे थोड़ा सा ही आगे
4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे। मेरी बात तो समझ रहे हो ना, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, क्योंकि ये 3 लाइन का बनाया था हमने, तो 4 लाइन नीचे की ओर 4 लाइन ऊपर की ओर, एक लेंस और बना देना है। ये वाला लेंस बच्चों, इसकी इस तरफ हमारी आंख है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? नेत्रिका, ठीक है, नेत्रिका लेंस, या फिर इसे नेत्रिका ही बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। आईपीस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इस वाले को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इसको आईपीस बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र कौन सा? तो आंसर है ई। स्मॉल ई भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया काम। अब यहां पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है आपको पता हो बच्चों? सूक्ष्मदर्शी में हमने क्या बोला था कि जो वस्तु होती है ना बच्चों, वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के मध्य होनी चाहिए। यहां पर ये सिचुएशन इसके साथ में, क्योंकि आंख इधर है तो आंख के लिए तो लेंस यही है, ठीक है, तो इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र ई और इस लेंस की फोकस दूरी एफ ई है ना, इसके बीच में होना चाहिए। तो हमने बोला ये यहां पर है और यहां पर अब मैं लिख रहा हूं एफ ई। देखो तो अब इससे जो प्रतिबिंब बना ये वाला है ना, वो किसके बीच में है? आंसर है नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा उसके फोकस बिंदु के मध्य है। हो गया काम। चलिए, नेत्रिका लेंस को अगर हम समझे भी तो नेत्रिका लेंस है क्या? तो हम बोलते हैं इसका द्वारक बड़ा है, पतला लेंस से फोकस दूरी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमने बोला कि ये एक अधिक फोकस दूरी वाला, समझिएगा, अधिक फोकस दूरी वाला एवं बड़े द्वारक वाला लेंस होता है जो कि नेत्र के निकट स्थित होता है, अतः इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब वस्तु कहां पर है? सॉरी, इसके लिए वस्तु तो यही है, वो कहां पर? इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य है। तो क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब आवर्तित बनेगा, बड़ा बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा। सीधा क्यों? क्योंकि आभासी बनता है भाई, उसी ओर बनेगा ना। कंडीशन पता चल रहा है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य होता है तो क्या होता है? हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जिस स्थिति पर वस्तु है उसी दिशा की ओर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन आभासी बनना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर केस कैसे चल रहा है? तो हमने बोला, अब समझिए, या तो आप इन दोनों को आगे की ओर ले जाओ, एक तरीका तो ये है, अदरवाइज मैं बोलूंगा सबसे अच्छा तरीका तो यही है, इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालो, डन। और एक प्रकाश की किरण क्या करो आप? इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो, और आप तो सीधा बना लोगे भाई, मेरे को उम्मीद है आप तो स्केल से बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसा शो कर दीजिएगा डायरेक्शन कैसे जा रही है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही हो ना, ऐसा पीछे की ओर डॉट डॉट डॉट, पीछे की ओर ट्रेस करेंगे तो डॉट 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 बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको और प्रतिबिंब चाहिए, वो भी इस तरफ चाहिए, उस तरफ तो नहीं चाहिए अभी, ठीक है। आभासी तो इसी तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ ही बनता है। चलिए, तो हमने बोला ये एफ नोट से नहीं काटे, बस ये देख लेना। फिर चाहे आप प्रतिबिंब को यहां पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबिंब को यहां बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई किताबों में इसके आगे तक, मतलब इसको आगे तक लेके जाया जाता है और फिर यहां प्रतिबिंब बन रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेट कर लिया भैया कि मेरे को तो यहां पर चाहिए प्रतिबिंब, इस बिंदु पर, तो क्या किया? ऐसा डॉट डॉट लेकर आया, तीर का निशान ऐसा लगाया, ये ए डैश था तो ये ए डबल डैश लिख दिया, इसे लिख दिया बी डबल डैश। डन हो गया, या प्रतिबिंब तो बन गया। लेकिन प्रतिबिंब बना कैसे? दो आभासी किरणें क्रॉस करनी चाहिए, तो हमने बोला इससे एक प्रकाशिक किरण यहां तक लेकर आओ, और वो भी कैसा? ऐसा डॉट 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 करते, पीछे की ओर ट्रेस कर रहे हो ना, और फिर इसे इस तरफ लेकर के जाओ, यू यू, सीधा आगे की ओर लेकर के जाना। आपको पता चलेगा ये दोनों किरणें फैलती हुई नजर आएंगी, आप जब बनाओगे बिल्कुल डॉट फैलती हुई नजर आएंगी, और फैलती हुई आनी चाहिए। कुछ बच्चों की किरणें ये यहां पर क्रॉस करती हुई नजर आती है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फैलती हुई होनी चाहिए, अपसारित होनी चाहिए, फैलती हुई, ठीक है। और जहां पर ये क्रॉस करे वो क्या होगा? एफ ही होगा, सीधी सी बात है भाई। समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जो है वो फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये कॉन्सेप्ट तो ध्यान में रखना ही रखना है, पहली बात, ठीक है। और फैलती हुई नजर आनी चाहिए, ये दूसरी बात है। हमारी आंख कहां है? आंसर है यहां पर है, ठीक है, ये हमारी आंख। डन हो गया।
कहीं पर भी अगर प्रकाश की किरण की दिशा नहीं शो कर रखी है तो डायग्राम में आप प्रकाश की किरण की दिशा शो करेंगे। तो ये डायग्राम तो अपना बन गया है, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, ये डायग्राम हुआ। अब हमें काम करना है कि दूरियों को डिनोट करना है बच्चों। अब ये दूरियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्र 1 नंबर का होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं चाहिए मुझे। ठीक, क्या करोगे, वस्तु है ना और ये लेंस, तो ये u होगा और ये u कौन सा, u नॉट, क्योंकि इसका प्रकाशिक केंद्र वो था इसलिए नॉट, u नॉट। और इससे बनने वाला प्रतिबिंब ये, तो ये वाली दूरी जो है वो v नॉट है बच्चों, यहां तक a डैश तक। फिर इस वाले लेंस के लिए वस्तु ये है, तो हमने बोला इसका प्रकाशिक केंद्र e है, तो इसलिए ये u और यहां पर मैं लिखूंगा e, मैं स्मॉल ही लिख देता हूं UE। और इससे बनने वाली इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, आंसर है VE। और VE की रेंज कहां से लेकर कहां तक होगी, तो हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर से। हमें तो आंख से तो देखना है, आंख कहां से सही देखना चालू करती है, 25 सेंटीमीटर से। कहां तक सही देख सकती है, अनंत तक सही देख सकती है। तो हम बोलते हैं कि ये VE जो है वो चालू होगा कहां से, D से। कहां तक जा सकता है, अनंत तक VE का मान हो सकता है भैया, क्योंकि हमारी आंख अनंत तक सही देख सकती है। ठीक है, चालू कहां से करेंगे, D से करेंगे, 25 सेंटीमीटर से करेंगे, अनंत तक जा सकते हैं। इसकी वैल्यू हम 2 केस पढ़ेंगे। शुरुआती केस D से ही चालू करेंगे। ये काम हो गया, दूरियां समझ में आ गई होंगी। ठीक, फिर ये ध्यान में रखना, अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस, इन दोनों लेंसों के मध्य की ये जो दूरी होती है ना, ये दूरी, इसे कैपिटल L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई, यह सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कैपिटल L। और जिस स्थिति में मैं काम कर रहा हूं, उस स्थिति में अगर आप देखोगे कैपिटल L का मान वो है V नॉट प्लस UE। बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों के बीच की दूरी तो यही है। डन है। ठीक, तो जो जो चीजें हमने प्रदर्शित की हैं डायग्राम में, वो एक एक चीज आप प्रदर्शित करके आओगे। इन चीजों को मत भूल जाना भाई। ठीक है, अगर ये आपने प्रदर्शित कर दिया, आधे से ज्यादा काम इंप्रेस करने वाला तो वहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, अल्फा होता है या बीटा होता है? बताओ भाई। बीटा होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो ये वाला कोण जो होगा वो बीटा होगा। ठीक है, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण अल्फा होता है। तो आप बोलोगे कि सर अल्फा तो मैं यहां प्रदर्शित कर देता हूं। नहीं बच्चों, कब अल्फा होगा? जब दोनों समान दूरी पर हो। ठीक है, या D दूरी पर हो। तो हमने बोला कि अगर ये D दूरी है तो वस्तु को भी एक बार के लिए इधर रखो यूं। ठीक, इतनी वस्तु थी और फिर उससे कोण ऐसा देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा कोण बनेगा, वो होगा अल्फा। तो अल्फा के लिए एक डायग्राम हमने बनाया, क्या भाई, ऐसा, और AB और ये वाला बिंदु क्या, E, और ये दूरी क्या होनी चाहिए, D होनी चाहिए। ठीक, तभी तो ये कोण कैसा होगा, अल्फा होगा। डन है क्या ये? तो इस डायग्राम के जस्ट नीचे की ओर, जस्ट नीचे यहां पर है ना, ऐसा आप बना दीजिएगा कि AB तो ये है और ये D दूरी थी फिक्स, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर आप अल्फा शो कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं। और ये D लिख दीजिएगा नीचे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो गया काम। चलिए, तो मैं उसको एक बार के लिए नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं, है ना। तो बच्चों, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप तसल्ली से इस डायग्राम को बना लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, क्या करना है, डेड लाइन का ये लेंस लेना है। डेड लाइन मतलब डेड लाइन ऊपर और डेड लाइन नीचे का लेंस लिया। फिर एक लाइन का वस्तु बना है, वो F0 से थोड़ा सा इस तरफ, कुछ बच्चे बिल्कुल पास में बना देंगे, उनका डायग्राम गलत बनेगा। थोड़ा सा दूर ले लीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, लगभग 4 सेंटीमीटर का गैप लीजिए, 4 से 5 सेंटीमीटर का, डायग्राम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन से फिर क्या करना है, एक तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरना है और एक
समांतर लेकर आना। ये समांतर वाले को यहीं छोड़ दो, प्रकाशिक केंद्र वाले पे एक डॉट बना लो जहां पर आप निश्चित कर सको कि मेरे को तो प्रतिबिंब यहीं बनाना है। ठीक है, मैंने बताया था अगर ये एक लाइन का है तो इसका आवर्धित प्रतिबिंब 3 लाइन का हो जाएगा। ठीक है, फिर जहां पे डॉट बनाया वहां पे तीर के निशान से ऐसा लाइन 2 बना दी, प्रतिबिंब बना दिया। फिर ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु की तरह काम करेगा। क्या करेंगे, इसके ई और एफ के बीच में बनना चाहिए, तो एफ इधर ही रखोगे आप, है ना। तो एफ को इधर रखिएगा और फिर एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई लाइन जिसे आप पीछे डॉट डॉट करके मिलाओगे। निश्चित करोगे कि मेरे को प्रतिबिंब यही बनाना है, तो आप एक डॉट बना लीजिएगा, वहां पे निश्चित कर लीजिएगा प्रतिबिंब तो यही बनना है। फिर समांतर आती हुई प्रकाशीय किरण को आप मिला दीजिएगा। ये लाइन मोस्टली बच्चे गलत बना देते हैं, तो थोड़ा तरीके से बनाइएगा। वो दोनों किरणें क्या होनी चाहिए, फैलती हुई होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसे, जल्दी से बना लीजिए। ये डायग्राम तो अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये डन है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आगे चलें, हाँ चलो आगे चलते हैं। अब अपने डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं। उससे पहले मैं कार्यविधि समझा देता हूं। जो लाइनें 4 लाइनें या 5 लाइनें मैं आपको बताऊंगा वो से आप समझ लीजिए। थ्योरी के अंदर आपको वही लिख करके आना है। समझिए क्या लिखेंगे थ्योरी में, क्या होगा। तो हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सुन लीजिए अच्छे से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित एवं सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। वह उत्तल लेंस जो कि वस्तु के निकट होता है की फोकस दूरी एवं द्वारक कम होता है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। वापस सुन लीजिए, वह उत्तल लेंस जो कि वस्तु के निकट स्थित होता है, वह उत्तल लेंस जो वस्तु के निकट स्थित होता है, जो कि एक कम फोकस दूरी एवं कम द्वारक का लेंस होता है, उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसका प्रकाशिक केंद्र O है तथा इसकी फोकस दूरी f0 होती है तथा इससे कुछ दूरी पर एक अन्य लेंस जिसका द्वारक अभिदर्शक लेंस की तुलना में अधिक होता है। ये बात ध्यान रखना, इसकी तुलना में बड़ा है, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये तुलना में बड़ा है। ठीक है, जिसका द्वारक अभिदर्शक लेंस की तुलना में अधिक होता है, यह एक अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। चूंकि यह आंख के निकट स्थित होता है, इसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, ये इसका संरचना हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कार्यविधि की। कार्यविधि में क्या होगा, देखिए, जब अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को जिसका आवर्तित प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है को अभिदर्शक लेंस के f0 से परे रखा जाता है। f0 से परे, ये बात ध्यान में रखिएगा, f0 और O के बीच में नहीं रख देंगे, अब बस ये भी बन जाएगा। f0 से परे रखा जाता है तो अभिदर्शक लेंस द्वारा उसका आवर्धित उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब A', B' है। अभिदर्शक लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब दोनों लेंसों के मध्य, दोनों लेंस कौन से, अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के मध्य प्राप्त होता है तथा नेत्रिका लेंस हेतु यह प्राप्त प्रतिबिंब एक बिंब की भांति कार्य करता है। ठीक है, बिंब की तरह काम करेगा, वस्तु की तरह काम करेगा। कौन से लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। चूंकि यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के मध्य है, अतः नेत्रिका लेंस द्वारा इस प्रतिबिंब का, जो कि अभिदर्शक द्वारा प्राप्त हुआ है, का एक अन्य आवर्धित सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह वास्तविक वस्तु की तुलना में अत्यंत आवर्धित होता है। ठीक है, हो गया काम किसका, कार्यविधि का। ठीक है, तो कुछ 5-6 लाइनें आपकी भरेंगी, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लाइनों में काम हो जाएगा। ये बात याद रखना, 10 लाइन में थ्योरी,
कंप्लीट हो गई है, इससे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम काम करेंगे डेरिवेशन, क्योंकि मेन डेरिवेशन ही होता है बच्चों, है ना। तो वो 5-6 लाइनें उसे दिखाने के लिए कि मेरे को थ्योरी पता थी, मैंने लिख दी है, ठीक है, वो दिखाने के लिए होती है। डायग्राम अच्छा बनेगा, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर का डेरिवेशन, और फिर एक छोटा सा सवाल अगर गलती से आ गया तो फिर वो 1 नंबर का। तो इस तरीके से 4 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए डेरिवेशन के ऊपर काम करते हैं। डेरिवेशन में हमें हमेशा आवर्धनीय तो निकालना होता है, एम तो निकालना होता है। यहाँ पे एम का फॉर्मूला फिक्स कर लो। क्या भाई, क्या था? तो हम बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, या फिर कोण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। डायग्राम तो बनी गया है ना बच्चों, ये भी बना लेना, देवताओं पता चले इसको भूल जाओ। डिवाइडेड बाय बिंब द्वारा या वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है। चलिए तो फिर m बराबर क्या होगा? तो हम बोलते हैं प्रतिबिंब कितना एंगल बनाता है, आंसर है बीटा, जो हमने शो कर रखा है, डिवाइडेड बाय वस्तु बिंब कितना बनाती है, आंसर है अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। फिर हम बोलते हैं अगर ये दोनों ही बहुत छोटे हो तो क्या होगा? तो आंसर यदि अल्फा व बीटा का मान क्या हो? अत्यल्प हो। अगर इनका मान अत्यल्प हो गया बच्चों तो फिर m इज इक्वल टू क्या, tan बीटा लिखा जाएगा, है ना, ऊपर डिवाइडेड बाय क्या, tan अल्फा, tan बीटा बटे tan अल्फा। और आपको यही निकालना है, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा निकालना है। तो जल्दी से इस चीज को उतारो, क्योंकि अब मेरा डेरिवेशन इतने से पार्ट पे चलने वाला है और मैं इसको भी मिटा दूंगा, ठीक है। ये पता चल गया, ये समीकरण नंबर क्या, 1 डाल लो, या फिर अपन बाद में डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो उतारो, जल्दी से उतारो। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा का मान रखेंगे, है ना, और चिन्ह परिपाटी का उपयोग साथ में करते हुए चलेंगे। डन हुआ। जब मान रखे ना बच्चों, तब ध्यान में रख लीजिएगा, जब मान रख दिया जाए तभी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। हो गया? ओके, चलो तो अब मान रख देते हैं, या तो अलग अलग मान रखो, अदरवाइज चलिए मान रखते हैं। tan अल्फा का मान देखिए, तो हमने लिखा tan अल्फा हेतु tan अल्फा बराबर क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय EA होगा, लेकिन इसे D लिखेंगे, और वो भी D कैसा बच्चों, इस तरफ है, U इस तरफ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस का D, ठीक है। और जब मैं tan बीटा, चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं डायरेक्ट मान लिखूंगा। tan बीटा अगर आप देखोगे तो tan बीटा यहां से 2 त्रिभुजों से लिया जा सकता है, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ज्यादा बेहतर कौन सा, तो हम बोलेंगे A डैश B डैश वाला, ये वाला। रीजन क्या है, जब AB है तो AB का संबंध A डैश B डैश से है, M से, अगर आपको पता हो तो। अरे M हो जाएगा ना, प्रतिबिंब बटा बिंब की ऊंचाई क्या होती है, M होती है, वो इसके लिए होगी तो M नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले त्रिभुज से मैं काम करने की कोशिश करूंगा, मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हमने बोला कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाय E A डैश है, चलो A डैश B डैश तो लिख देते हैं, वो तो बाद में रखेंगे मान चिन्ह परिपाटी से। लेकिन जब मैं EA की बात करूंगा तो ये क्या है, UE है, और वो भी कैसा, माइनस का UE है, नहीं है। चलो tan अल्फा tan बीटा का मान पता चल गया। चलिए अब ये तो सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से था बच्चों, मैं अब डायरेक्ट मान ही रख रहा हूं, ठीक है। चलो तो आपको इसके जस्ट आगे क्या काम करना है वो समझिए, तो इसको चाहे समीकरण कटा दो, m इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे वो समझिए, tan बीटा भी मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय माइनस का UE, है ना, ये UE है, ठीक है। UE पता चला ना, ये दूरी UE ही तो है, और इस तरफ की है तो माइनस का UE डिवाइडेड बटा tan अल्फा का मान कहां से रखेंगे, तो हम बोलेंगे यहां से, ये है AB
बटा ई ए जो वास्तविकता में माइनस का डी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो अभी इसकी भी रामायण खत्म हो गई, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये इतना ही था इसका रूल, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो m इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, तो हमने बोला a डैश b डैश, समझना इस चीज को, डिवाइडेड बाय ए बी, ये तो ठीक है। गुणा देखो ये जो d था जो नीचे की ओर है, अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, आप सभी को पता है, और यू ई कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया का। चलो भाई अब ये a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी का है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। अब हमें सिर्फ इस मान की आवश्यकता है, तो हमने बोला a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी तो निकाला जा सकता है, कौन से लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए, ठीक है। तो हमने बोला अभिदर्शक लेंस हेतु, समझिएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, चलो काम करते हैं। तो हमने लिख लेना है अभिदर्शक लेंस के लिए, देखो एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये, ठीक है। हमें तो a डैश b डैश पहले चाहिए, तो हमने बोला a डैश b डैश, पहले त्रिभुज का लंब जो है a डैश b डैश डिवाइडेड बाय दूसरे त्रिभुज का लंब जो है ab, बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार, अरे ये त्रिभुज दिख रहा है ना भाई, इस त्रिभुज का आधार क्या है, o a डैश डिवाइडेड बाय दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है, o a, चिन्ह परिपाटी से इनके मान रख दो, ठीक है। तो हमने कहा चिन्ह परिपाटी से, अब ये गौर करो a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी, तो मेरे को ऐसा कैसा चाहिए, तो चिन्ह परिपाटी में मान सिर्फ इसी का ही रखा जाएगा और किसी का नहीं रखा जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो a डैश b डैश सॉरी o a डैश इस तरफ की दूरी नाप रहे हैं, आते प्रकाश की किरण ऐसे थी, दूरी इस तरफ नाप रहे हो, v नॉट प्लस का या माइनस का, प्लस का, ठीक है। ये मिटा दो ना यहां से, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बच्चे फालतू में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका। तो हमने बोला a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, o a डैश मतलब v नॉट प्लस का डिवाइडेड बाय, मैं गलत कर रहा हूं क्या, o a है, ठीक है। देखिए o से लेकर a, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, हम उल्टा नाप रहे हैं, उल्टा नाप रहे हैं, तो v नॉट तो लिखेंगे लेकिन माइनस का, सॉरी u नॉट लिखेंगे लेकिन माइनस का, तो माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से मान ही तो रखना है, ठीक है, मान रखो m इज इक्वल्स टू, देखिए a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी का मान क्या, माइनस का v नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, d डिवाइडेड बाय यू ई, ये ध्यान में रख लेना भाई, ये है वास्तविकता में किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। अगर पूछे एग्जाम में तो पहला सूत्र तो यही बनना चाहिए, दूसरा कहां तक काम करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन पहला यही है, और वास्तविकता में सारी रूपरेखा यहीं से ही होने वाली है, ये बात और ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब 2 कंडीशन है हमारे पास में, 2 कंडीशन क्या, वही अगर प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर बने, और अगर प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, 2 ही केस है हमारे पास में, तो ठीक है, तो हम उसी से ही इसका काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से डेरिवेशन बहुत छोटा सा था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब काम करना चालू करते हैं बच्चों, और थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भैया। तो अब हमने लिखना है पहली केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या, यदि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब है ना, स्पष्ट नेत्र के न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो,
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब डी पर प्राप्त हो, कुल मिलाकर के बात तो वो ऐसी ही कर रहा है कि डी पर मिलना चाहिए प्रतिबिंब। अगर डी पर मिले तो अब थोड़ा समझो बच्चों, थोड़ा तसल्ली रखना। हम डी डिवाइडेड बाई यूई में काम करने वाले हैं, मैं 1/ui का मान कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 देना। तो हमने क्या लिखना है, क्या भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमने बोला कौन से लेंस के लिए, यूई देखो किसके लिए, कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए हम काम करेंगे, तो हमने लिखा नेत्रिका लेंस हेतु या फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं कौन से लेंस के लिए, इसके बाद में जस्ट इधर आओगे, नेत्रिका लेंस है तो चिन्ह परिपाटी से मान रखते हुए काम करोगे। 1/f की जगह लिखोगे 1/fe, और उत्तर लेंस था, फोकस दूरी प्लस की होती है। v कहाँ बन रहा है, d पर ही तो बन रहा है, और इस तरफ बन रहा है भैया, इस तरफ है। ठीक है, माइनस का d होगा भी v की जगह, तो ये होगा 1/- का d। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं बच्चों, लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। 1/u की जगह क्या लिखूंगा, ये u यही तो था 1/ue, और वो भी इस तरफ देख रहे हो तो माइनस का, तो एक तो पहले से यहाँ पर माइनस है और एक उसका खुद का माइनस का ue। ठीक है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको उठा करके इधर पटको, तो ये क्या हो जाएगा 1/d प्लस 1/fe। ठीक है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू क्या 1/ue हो गया क्या, इसे लिख दिया समीकरण नंबर 4। डन। अब देखो बच्चों क्या होना है, ये जो 1/ue आपको दिखाई दे रहा है, d डिवाइडेड बाई ue है ना, d डिवाइडेड बाई ue। ठीक, तो हम ये क्या कर रहे हैं, तो इस d डिवाइडेड ue को मैं क्या लिख सकता हूँ, d इंटू 1/ue लिख सकता हूँ। ठीक, या फिर आप चलो हाँ ऐसे ही करेंगे, 1/ue है। ठीक है, तो मैं 1/ue का मान कहाँ से रखूंगा, समीकरण 4 से रखूंगा। तो हमने क्या लिखना है, समीकरण 4 से, समीकरण 3 में, समीकरण 4 से क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर। और गलती मत कर देना भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स आती है रामायण फेल हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, मान ही रख रहे हैं और 1/ue का रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ऊपर वाला मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला मिटा देता हूं। चलिए देखिए, मान रख रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो समझिए, m इज इक्वल्स टू माइनस का v0/u0, ये तो था ही, d भी ऐसा का ऐसा तो d भी ऐसा का ऐसा, 1/ue की जगह, d तो ऐसा का ऐसा, 1/ue की जगह हम ये मान रख रहे हैं क्या भाई, 1/d प्लस 1/fe, अंदर लेकर के जाओ, क्या होगा माइनस का v0/u0, d डिवाइडेड बाय d को अंदर लेके जा रहे हैं, और d डिवाइडेड बाय fe। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस का v0/u0 1 प्लस d डिवाइडेड बाय fe। देवताओं कुछ याद आया क्या, पहले तो ये बताओ, आया क्या याद, 1 प्लस d डिवाइडेड बाय fe क्या था, क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन था जब प्रतिबिंब d पर बनता है, 1 प्लस d डिवाइडेड बाय fe, ये तो था। अब गौर करो, मैं वही तो कर रहा हूं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला ही तो केस है, कहां पर E और F के बीच में हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी और ऐसे ही बनता है, तो यही तो आएगा, बस इसका आवर्धन m गुणा हो जाना चाहिए। इसका आवर्धन कितना, v0/u0 गुणा कर दिया आपने, और क्या किया है, इतना ही तो किया है, यही तो किया है ना। तो इस चीज को समझो, कोई अलग से काम नहीं किया है, हमने इसके आवर्धन को इसके आवर्धन से गुणा कर दिया है। m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2, आपने पढ़ा होगा अगर दो लेंस रखे हुए होते हैं तो, पढ़ा था ना, मैंने बताया है भाई। ठीक, m1 इंटू m2 तो क्या है, ये m1 था इस लेंस के लिए, ये m2 था उस लेंस के लिए, खत्म, इतना ही तो था। बस थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे ना, चीजें समझ में आती हैं। तो क्या किया, मेन इक्वेशन ये थी, वहां पर भी d डिवाइडेड बाई u आ रहा था और 1/u का मान रखा था, 1/u का मान रख रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि 1/d प्लस 1/f आ रहा था। सॉल्यूशन वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि सरल सूक्ष्मदर्शी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
डन हो गया ये। चलिए, वैसे बहुत सारे बच्चों ने सरल सूक्ष्मदर्शी देखा है, इस बात की खुशी है मेरे को। तो ये डन हो गया, ये समीकरण नंबर 5 है ना। और ये कौन से केस के लिए था? जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहां पर प्रतिबिंब को बनाए? अनंत पर बनाए, दूसरा केस। ठीक है, तो एक बार के लिए ये उतारो, उसके बाद में ये यहां से मैं केस सेकंड भी चालू करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हमें चाहिए। ये अपन लिख भी लेते हैं कि एम वास्तविकता में क्या है? माइनस का V0 डिवाइडेड बाई U0 D डिवाइडेड बाई UE। ये वास्तविक इक्वेशन है जिसमें चेंज होते हैं। ठीक है, यही वो इक्वेशन है जिसमें चेंज होते हैं, है ना। चलिए जल्दी से उतारो एक बार के लिए, जल्दी से उसे उतारें। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। हाँ भाई, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर बार मैं बोलता हूं कि इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, इसलिए उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है और हम कोचिंग की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम वो बच्चे देख लेंगे तो इस पर्टिकुलर चैनल का जो मोटिव है वो पूरा हो पाएगा। ओके, तो छोटा सा ही था, उतार लिया। डेरिवेशन बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये डन हुआ ना। चलिए, अब इसके बाद में अपन बोल रहे हैं यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट नेत्र की अधिकतम दूरी या फिर अनंत पर बने। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। ठीक है, ये केस कौन सा है? सेकंड है। अब ये कब करना है? अनंत पर बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए भी। ये वाला प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा? जब इसके लिए वस्तु कहां पर हो? फोकस पर हो। तो ये वस्तु जो A डैश B डैश है ना वास्तविकता में, इसके लिए तो यही वस्तु है। ये वस्तु अगर फोकस पर बने, इस FE पर बनेगी ना, तब जाकर प्रतिबिंब कहां पर होगा? अनंत पर होगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीज थोड़े ध्यान में रखने लायक है। क्या ध्यान में रखने लायक है बच्चों? कि हम बोलते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये A डैश B डैश इस FE पर बनेगा। ठीक है, FE पे बनेगा और ये जो दो किरणें आपको ऐसी फैलती हुई नजर आ रही है आगे की ओर, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। ऐसे होता है, अनंत के लिए समांतर किरणें ही होती हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और ये भी होना चाहिए कि ये जो ये UE है, अगर ये UE अनंत के लिए, फिर ये यहाँ तक हो जाएगी भाई। ऐसा ही होगा UE का मान, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ना, सॉरी वस्तु यहाँ पर आ रही है, और ये UE उस केस में किसके बराबर हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो अनंत पर बनने के लिए बच्चों UE का मान किसके बराबर होना चाहिए? FE के बराबर होना चाहिए। हमें तो इतना ही पता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो समीकरण 3 में UE की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? FE लिखना है। आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है ना, तो वो जो एक लग रहा था फॉर्मूले में, 1 लग रहा था ना, अपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उस एक को हटा दो। ठीक है, वो अनंत वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर अतः समीकरण 3 से डायरेक्ट हो गया काम। क्या भाई? m इज इक्वल्स टू माइनस का V0 अपॉन U0 D, और UE की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? FE लिखेंगे। ये अनंत वाले के लिए था।
ठीक है, ये अनंत वाले के लिए फॉर्मूला हो गया। यूई की जगह क्या रखा था, सिर्फ और सिर्फ एफ ई रखना था, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी रखनी थी, काम हो गया। ठीक है, इतना ही तो काम करना था, डन हुआ। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। राइट, ओके, तो क्लियर। चलिए, ये फॉर्मूला होने के बाद में एग्जाम में आए तो वो तो डी वाला ही पूछता है, सामान्यतः डी वाला ही पूछता है। मतलब वो फॉर्मूला था ना अपन ने जो लिखा था, वी नॉट अपॉन यू नॉट माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, वही तक पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला केस बहुत कम करवाते हैं। चलिए, अब दो फॉर्मूले और हैं जिनके लिए डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ही हम लिखेंगे, क्योंकि वो देखा जाए तो वो जो फॉर्मूले बनते हैं ना बच्चों, उनमें बहुत सारी चीज़ों को नगण्य करते हुए काम करना पड़ता है। दो चीज़ों को नगण्य मानते हैं तब जाके वो डेरिवेशन हो पाता है, और हमारी कोर्स में भी नहीं है, पहली बात तो ये भी। तो कोर्स में नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो इनका अलग से लिख लेना, डेरिवेशन में इंक्लूड मत करना, नोट करके लिख लीजिए। क्या भाई, नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि m जो होता है वो अगर मैं l के फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, m को l के फॉर्मेट लिखें, तो अगर प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है ना, पहले केस में d दूरी वाला 25 सेंटीमीटर वाला, तो ये लिखा जाता है l डिवाइडेड बाय एफ नॉट। वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह आपको क्या लिखना है, हर बार l डिवाइडेड बाय एफ नॉट लिखना है, ध्यान में रखिएगा, माइनस तो चल ही रहा है, और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो ये एल अपॉन एफ नॉट तो ऐसा का ऐसा, बस 1 को ही तो हटाना है, डी डिवाइडेड बाय एफ ई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इस फॉर्मूले से आपको ये भी लगेगा, अब ये थोड़ा समझने लायक बात है, इस वाले केस में एल वास्तविकता में है क्या, तो हम बोलेंगे एल इज इक्वल्स टू क्या, वी नॉट प्लस यू ई, क्योंकि डी दूरी पर तो यही था। और अनंत वाले केस के अंदर क्या था, L इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस यू ई की जगह क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान में रखना, अनंत के केस में L इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस एफ ई होता है, जबकि डी के केस में वी नॉट प्लस यू ई होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि इसके साइड में मत लिखो, तुम तो ऐसे ही चिपका दोगे, मैं तो आपको बता रहा हूं, आगे और मैं फॉर्मूला एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले और हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों को देख करके बच्चों को एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है वो समझिए। इन फॉर्मूलों में एल ऊपर है, सवाल ये आया, आप समझना, सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल मेरे को वाकई में बहुत बढ़िया लगता है बच्चों। क्या है सवाल, कि यदि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटा दिया जाए, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, एल है, ठीक है, को घटा दिया जाए, तो फिर इसके आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे फॉर्मूला ये याद था, एल ऊपर था, एल को घटाया, आवर्धन घट गया। आंसर यही आता है बच्चों का। बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक है बच्चों, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला कब बनता है, जब हम बहुत सारी चीजों को नगण्य, दो चीजों को नगण्य बनाते हैं, तब जा करके चीजें काम में आती हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्ट थोड़ी है कोई भी चीज को करने के लिए, फॉर्मूला तो बच्चों ये एग्जैक्ट है, ये इसी में ही हम दोनों सिचुएशन लगाते हैं। मैंने वो फॉर्मूला इसीलिए अलग से लिखा है, इसी से ही हम डी दूरी वाला भी लेते हैं, इसी से ही हम अनंत वाला लेते हैं। तो वास्तविक फॉर्मूला कौन सा है, ये है भाई। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही सारी चीजें होती हैं। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। काम क्या करेंगे वो समझिए। तो हम बोलते हैं वस्तु के बारे में उसने कोई नहीं बोला कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब यू नॉट फिक्स है। अगर यू नॉट फिक्स है तो आंसर है फिर वी नॉट भी फिक्स है भाई। वी किसके ऊपर निर्भर करता है, यू पर। अगर आपने यू को ही चेंज नहीं किया तो फिर वी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने बोला यू नॉट फिक्स है तो फिर वी नॉट भी फिक्स है, तो मतलब उस केस में वी नॉट और यू नॉट पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। डी देखो, डी तो 25 सेंटीमीटर कोई चेंज नहीं कर सकता भाई, डी तो उतना ही है। तो फिर सारी रामायण आकर के कहां पर टिक जाती है, यूई के ऊपर। यूई पर आपको प्रभाव देखना है। अगर यूई बढ़ा तो एम घटा, अगर यूई घटा तो एम बढ़ा। ठीक है, अब मैं सवाल लिख देता हूं, ये तो कर लिया होगा है ना। चलिए ये कर लिया होगा तो मैं सवाल लिख देता हूं बच्चों। सवाल क्या है वो समझिए।
यदि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ब्रैकेट, लंबाई होती क्या है, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को घटा दिया जाए तो इसके आवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आप जब इस चीज को समझें तो ये ध्यान में रखना, L घटने से आवर्धन घटेगा नहीं। पहली बात तो क्या कारण है वो समझिए। हम बोलते हैं हम जानते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, क्या जानते हैं भाई, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं केस तो यही है V0 प्लस UE। ठीक है, अब अगर L को हम घटा रहे हैं तो V0 के मान में तो कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि U0 फिक्स था। ठीक है, U0 फिक्स है तो V0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर घटा कौन, L घटा, तो इसका मतलब ये तो घटा नहीं, UE तो घटा होगा, UE घटा तभी तो L घट सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि L को घटाने पर कौन घट जाएगा, UE का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यदि L का मान घटाया, ये टा है भाई, घटाया जाता है तब UE के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, UE का मान क्या हो गया, कम हो गया, तथा M इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का V0 अपॉन U0 D डिवाइडेड बाय UE से। स्पष्ट है कि, अब गौर करो, UE का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, UE का मान कम हो रहा है तो आवर्धन बढ़ जाएगा, से स्पष्ट है कि आवर्धन में वृद्धि होगी, या फिर UE के मान में कमी आने से आवर्धन में वृद्धि होगी। पता चल गया, ये था उसका आंसर, है ना, वहां से नहीं लिखना है, वो वाला फॉर्मूला तो एक तसल्ली वाला फॉर्मूला हो गया और कुछ नहीं है बच्चों, काम तो आपको इन्हीं फॉर्मूला से करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलिए, एक और सवाल है, क्या भाई, कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ा सकते हैं भाई आवर्धन को, तो समझिएगा। अगर मैं इस U0 के मान को कम कर दूं, समझना इस चीज को, U0 के मान को कम कर दूं तो M बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात, तो चलिए, तो अब U0 का मान कम करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकता हूं, हम बोल सकते हैं F0 से इधर तो ला ही नहीं सकते, ना ही F0 पर ला सकते हैं, तो ये मान F0 से तो ज्यादा होना चाहिए, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अल्प होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये F0, समझना इस चीज को, अगर ये F0 1 सेंटीमीटर है तो मेरा U0 कितना हो जाना चाहिए, मेरा U0 होना चाहिए 1.1 सेंटीमीटर या 1.01 सेंटीमीटर, तो कम भी है और F0 से ज्यादा भी है। ठीक है, तभी तो चाहिए, F0 के इधर नहीं ले सकते, नहीं तो आभासी हो जाएगा पहले, है ना, फिर ये तो आभासी बन जाएगा, आभासी तो चाहिए नहीं, हमें तो ये वास्तविक चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अभिदर्शक लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये भी ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जाता है कि अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है ना, और आवर्धित होता है। चलिए, तो सवाल सुन लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि बिंब को अभिदर्शक लेंस के पास में रखा जाना चाहिए। यह दूरी अभिदर्शक लेंस के फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए लेकिन अल्प होनी चाहिए। यह दूरी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए, F0 से ज्यादा।
ठीक है, लेकिन अल्प होनी चाहिए। मतलब यू नॉट शुड बी मोर देन एफ नॉट, लेकिन कम। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या, दूसरा ये अभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों के बीच की दूरी को अगर घटा दिया जाए तो फिर यूई का मान कम हो जाएगा, यूई का मान कम हो जाएगा तो फिर एम का मान भी कम हो जाएगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नलिका की लंबाई को कम करके या दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को कम करके भी आवर्तन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप दो फॉर्मूला देखते हो, डी वाला और अनंत वाला। उन दोनों फॉर्मूला में अगर आप ये देखोगे तो 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई आ रहा है और एक बार आ रहा है डी डिवाइडेड बाई एफ ई, है ना। वी नॉट अपॉन यू नॉट तो ऐसा ही चल रहा है, अरे ऐसा ही है, ठीक। एफ ई हर बार ही नीचे आ रहा है। तो अभिदर्शक लेंस, सॉरी अभिदर्शक नहीं, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को कम करके भी क्या किया जा सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। 3 पॉइंट है, लंबाई को घटा दो, अभिदर्शक लेंस के निकट वस्तु को रखें लेकिन फोकस दूरी से अधिक होना चाहिए, तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को कम करके, अभिदर्शक तो ज्यादा ही होनी चाहिए लेकिन उसकी फोकस दूरी कंपैरेटिवली कम कर दें। ठीक है, को कम करके भी क्या किया जा सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धनता को बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, ये डन है। मैं चाह रहा था कि न्यूमेरिकल भी करवा दूं, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं वीडियो का लेंथ बढ़ गया है। एंड में मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख करके दे रहा हूं, जो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखने हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हम उन्हीं फॉर्मूला से करेंगे, और फिर जब नहीं होता सवाल तो फिर हम एल वाले पे आएंगे। तो डी दूरी के लिए माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई, और इस केस में ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, सॉरी बच्चों, वी नॉट प्लस यू ई है इस केस में। और जब प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है तो वी नॉट अपॉन यू नॉट डी डिवाइडेड बाय एफ ई है ना। और एल की वैल्यू इस केस में क्या है, आंसर है वी नॉट प्लस एफ ई, यही है, और कोई तो चीज नहीं थी। डन हुआ। चलिए, तो ये चीज ये ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और जब इनसे काम नहीं पड़े तो फिर एंड में हम किसके ऊपर आएंगे, इस वाले पे, एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई, और एल डिवाइडेड बाय एफ नॉट डी डिवाइडेड बाय एफ ई। आपको पता तो चली गया होगा केस कौन सा है ना, ये डी दूरी वाला और ये अनंत वाला है। डन है, ठीक। तब फिर हम इन फॉर्मूला पे स्विच करेंगे, अदरवाइज जितना हो सके इन दोनों फॉर्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम ध्यान में रख लीजिएगा। एक बोर्ड का सवाल और बताता हूं, ये सवाल आपको खुद को करना है, ट्राई करना है, और हो सके तो मेरे को व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। सर इसका सॉल्यूशन ये है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाए। इसे कौन सा आरेख बोलते हैं, किरण आरेख, रे डायग्राम। ठीक है, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाए। इसको बनाने के लिए बात ध्यान में रखना, ये जो ए डैश बी डैश है आप कहां पर बनाएं, इस एफ ई पर बना देना। ठीक है, ये एफ ई पे ले आना, इसको ये एफ ई पे आ जाए, बस ये बात ध्यान रखना। और फिर इन दोनों लाइनों को समांतर, ठीक है, ले जाना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा था न्यूमेरिकल हो जाए, लेकिन आज न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। अब न्यूमेरिकल कब करेंगे, जब अपन सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे तब करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, ऑल राइट। तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि ये चीज़ मैं एंड में बोल रहा हूँ, जो कि मैं हर बार एंड में ही बोलता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी। अपना ध्यान में रखें, सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो अच्छे से ध्यान में रखें, स्वेटर पहने, मफलर लगा लीजिए, अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग तो प्लीज़ कीजिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।